इस वीडियो के अंदर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल से स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के क्या मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, इसके लिए कौन सी मशीनरी या कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए दो तरह की मशीनरी यूज़ की जाती है, एक को प्रिवेंटिव मेजर्स कहते हैं और दूसरी को सेटलमेंट मेजर्स कहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम प्रिवेंटिव मेजर्स को वन बाय वन डिटेल से स्टडी करेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेटलमेंट मेजर्स को स्टडी करेंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यहाँ पे वर्ड डिस्प्यूट का मतलब है डिसएग्रीमेंट। दो लोगों के दरमियान अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, दो लोगों के दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं, उसे डिस्प्यूट कहते हैं। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब ये है कि जो लोग इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं उनके दरमियान किसी डिसएग्रीमेंट का होना या उनके दरमियान डिफरेंसेस का होना, इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कहा जाता है। अब इंडस्ट्री के अंदर किस तरह के लोग काम करते हैं? इंडस्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर्स होते हैं जिसे हम मैनेजमेंट भी कहते हैं, वर्कर्स होते हैं और यूनियंस होती हैं। तो दो एम्प्लॉयर्स के दरमियान डिस्प्यूट का होना या एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के दरमियान डिस्प्यूट का होना या वर्कर्स का आपस में कोई डिस्प्यूट होना, इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कहा जाता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की मल्टीपल रीजंस होती हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के दरमियान जो डिस्प्यूट्स आते हैं ना, वो डिमांड्स की वजह से आते हैं कि अगर मैनेजमेंट वर्कर्स की डिमांड्स पूरा नहीं कर रही तो डिस्प्यूट हो जाएगा, और इसी तरह अगर यूनियन मैनेजमेंट की डिमांड्स पूरी नहीं कर रही तो भी डिस्प्यूट होगा। वर्किंग आवर्स की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं जिससे वर्कर्स का वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो कि एम्प्लॉयर बनाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, और एम्प्लॉयज़ को इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करना ही होता है। तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स अगर इस तरह के बन गए हैं जो कि वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तब भी मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान डिस्प्यूट होगा। सर्विस स्ट्रक्चर की वजह से डिस्प्यूट हो सकता है। सर्विस स्ट्रक्चर इस तरह का है कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी प्रमोशन नहीं होती, उनका रैंक या उनका डेजिग्नेशन ओवर द टाइम चेंज नहीं होता, इस वजह से भी डिस्प्यूट होगा। सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता वर्क प्लेस के ऊपर, इसकी वजह से भी डिस्प्यूट होता है। एग्रीमेंट्स की वायलेशन की वजह से भी डिस्प्यूट्स होते हैं कि मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान जो एग्रीमेंट हो जाता है या मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, अगर उस एग्रीमेंट को मैनेजमेंट फॉलो नहीं करती या यूनियन फॉलो नहीं करती, तब भी मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान डिस्प्यूट होगा। राइवलरी अमंग यूनियंस, अगर इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं तो हर यूनियन का अपना ऑब्जेक्टिव होता है, अपना उसका गोल होता है। तो दो यूनियन के दरमियान आमतौर पर कन्फ्लिक्ट होता ही होता है, डिस्प्यूट होता ही होता है, बिकॉज दोनों के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट होते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग काम करते हैं उनके दरमियान अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, अगर उनके दरमियान डिफरेंसेस हैं, इसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का नाम देते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स किसी भी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल नहीं होते। डिस्प्यूट्स को हमेशा टाइमली और इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जाना चाहिए। पहली अप्रोच ये है कि डिस्प्यूट्स होने ही ना पाए। दूसरी अप्रोच ये है कि अगर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको टाइमली सेटल किया जाए या उसको रिजॉल्व किया जाए। इसीलिए इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए दो तरह की मशीनरी यूज़ की जाती है। पहली है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब होता है कि डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट करना, कि डिस्प्यूट्स होने ही ना पाए। सेकंड अप्रोच है सेटलमेंट मेजर्स, कि अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, उसको सेटल कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम प्रिवेंटिव मेजर्स को डिटेल से स्टडी करते हैं, जबकि नेक्स्ट में सेटलमेंट मेजर्स को स्टडी करेंगे। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर 6 डिफरेंट अप्रोचेस यूज की जाती हैं। फर्स्ट वन इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, सेकंड वन इज कलेक्टिव बार्गेनिंग, थर्ड वन इज ग्रीवेंस प्रोसीजर, फोर्थ वन इज ट्राइपार्टाइट बॉडीज, फिफ्थ वन इज कोड ऑफ डिसिप्लिन एंड द लास्ट वन इज स्टैंडिंग ऑर्डर्स। फर्स्ट वन इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है ना, यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स की भी पार्टिसिपेशन होती है। मतलब अगर कोई मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करने जा रही है तो वहाँ पे वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि मिल के डिसीजन लेंगे। तो ऐसा डिसीजन क्वाइट इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है, बिकॉज यहाँ पे वर्कर्स की भी पार्टिसिपेशन है, तो वर्कर्स इसको अपोज नहीं करेंगे, यूनियन इसको अपोज नहीं करेगी, तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के दरमियान या मैनेजमेंट और यूनियन के दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, जैसे सुजेशंस स्कीम है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेने जा रही है तो इसके लिए वो वर्कर्स से सुजेशंस लेती है, तो यहाँ पे भी वर्कर्स की पार्टिसिपेशन हो जाती है। ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, एक ऐसी काउंसिल बनाई जाती है जिसमें मैनेजमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वर्कर्स के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि मिलकर काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग करते हैं।
वर्कर्स डायरेक्टर्स, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर वर्कर्स की भी पार्टिसिपेशन होती है, वर्कर्स के भी मेंबर होते हैं। ये हाई लेवल की वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है मैनेजमेंट के अंदर कि अगर वर्कर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर बन जाए। वर्क्स कमेटी, किसी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं, उसमें मैनेजमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वर्कर्स के भी होते हैं। शॉप काउंसिल्स, ये आमतौर पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बनाई जाती हैं कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे प्रोडक्शन हो रही है तो उस जगह पर काम करने वाले लोग मिलकर एक काउंसिल बना लेते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। तो मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स की पार्टिसिपेशन करवा के डिस्प्यूट्स को इजीली रिजॉल्व किया जा सकता है या डिस्प्यूट्स को इजीली प्रिवेंट किया जा सकता है कि डिस्प्यूट होने ही ना पाए। सेकंड अप्रोच है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन एक दूसरे के साथ निगोशिएशन करते हैं अपनी डिमांड्स को लेके और एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। यहां पे मैनेजमेंट कुछ डिमांड्स मान लेती है यूनियन की और यूनियन कुछ डिमांड मान लेती है मैनेजमेंट की। इस तरह से दोनों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो जब दोनों के दरमियान डिमांड्स को लेके एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो इससे डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। मैनेजमेंट की कुछ अपनी डिमांड्स होती हैं, जैसे मैनेजमेंट प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना चाह रही है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रही है, जबकि यूनियन की अपनी डिमांड्स होती है, यूनियन अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाह रही है, कंपनसेशन को मैक्सिमाइज करना चाह रही है, इंसेंटिव्स को इंक्रीज करना चाहती है, सर्विस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहती है, वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करना है या वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करना है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर दोनों के दरमियान निगोशिएशंस होती हैं और एक एग्रीमेंट साइन होता है जिससे डिस्प्यूट खत्म हो जाता है। थर्ड अप्रोच है ग्रीवेंस प्रोसीजर। ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट, कि एम्प्लॉय की कोई शिकायत है, एम्प्लॉय को किसी कंप्लेंट का सामना है, उसको अपने बॉस से कोई प्रॉब्लम है, उसको मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम है या उसको किसी को वर्कर से कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉय एक कंप्लेंट रेज करता है जिसे ग्रीवेंस कहते हैं। इस कंप्लेंट या ग्रीवेंस की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय के साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है या उसको हैरासमेंट का सामना है या उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म की वजह से उसके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे या एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी हैं जिससे वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे, वर्कर या एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी फील नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक कंप्लेंट रेज करता है, इसे हम ग्रीवेंस कहते हैं। और ग्रीवेंस डिस्प्यूट या कन्फ्लिक्ट की इनिशियल फॉर्म होती है। अगर ग्रीवेंस को प्रॉपर्ली हैंडल ना किया जाए, अगर ग्रीवेंस को एड्रेस ना किया जाए तो ये ग्रीवेंस आगे जाके डिस्प्यूट बन जाता है। तो इस तरह वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान डिस्प्यूट आ जाता है। तो कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ग्रीवेंस की रिड्रेसल के लिए कमेटीज बनाई जाती हैं कि जैसे ही वर्कर्स या एम्प्लॉयज को किसी ग्रीवेंस का सामना है वो इसको रेज करता है कमेटी के सामने और कमेटी विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम इस ग्रीवेंस को रिजॉल्व करती है। फोर्थ अप्रोच है ट्राइपार्टाइट बॉडीज। ट्राइपार्टाइट बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो कि डिस्प्यूटेड पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट करवाने की कोशिश करती हैं या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए काम करती हैं। अब फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री के अंदर दो पार्टीज है जिनके दरमियान डिस्प्यूट है, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के दरमियान। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आती है जो कि इन दोनों के दरमियान डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करती है। इसके लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंट्री लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO। ये वर्कर्स और मैनेजमेंट के दरमियान एज अ थर्ड पार्टी काम करके कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। स्टैंडिंग लेबर कमेटीज, ट्राइपार्टाइट बॉडीज का ये काम होता है कि डिस्प्यूटेड पार्टीज के दरमियान मीडिएशन करके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। फिफ्थ अप्रोच है कोड ऑफ डिसिप्लिन। कोड ऑफ डिसिप्लिन का मतलब है कि इंडस्ट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंप्लीमेंट करवाना। जब इंडस्ट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस की इंप्लीमेंटेशन होगी, वर्कर्स भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे और मैनेजमेंट भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगी। तो इससे इंडस्ट्री के अंदर हार्मोनियस रिलेशंस डेवलप होते हैं, इंडस्ट्रियल पीस आता है। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब यह है कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, वर्कर स्ट्राइक पे नहीं जा रहे और कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो डिसिप्लिन के अंदर डूज एंड डोंट्स होते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती और वर्कर्स क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑब्लिगेशंस भी होती हैं मैनेजमेंट और वर्कर्स की कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वर्कर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो इंडस्ट्री के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। लास्ट अप्रोच है स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि एम्प्लॉयर बनाता है और वर्कर्स को इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना ही करना होता है।
जब भी कोई वर्कर जॉब पे आता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो उसे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस की एक लंबी लिस्ट दे दी जाती है, जिसे वो स्टडी करके एक्सेप्ट करता है और सिग्नेचर करता है। इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर वर्कर्स के डूज एंड डोंट्स होते हैं कि वर्कर जब तक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहेगा वो क्या कुछ कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। इसमें जॉब की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर मिसकंडक्ट के बारे में होता है कि मिसकंडक्ट को कैसे डील किया जाएगा, जॉब डिसमिसल कैसे होगी, ग्रीवेंस को कैसे एड्रेस किया जाएगा, लीव के रूल्स होते हैं, सैलरी के बारे में होता है, प्रमोशंस कैसे होंगी, ट्रांसफर कैसे होंगी, पर्क्स एंड फैसिलिटीज कैसे दी जाएंगी। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर, और वर्कर को उसे फॉलो करना ही करना होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ड्रॉबैक ये है कि चूंकि इसको बनाता एम्प्लॉयर है और वो इसके अंदर ऐसी क्लॉजेस डाल देता है जो कि हमेशा एम्प्लॉयर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल होती हैं, तो यहाँ पे इस चीज के भी चांसेस होते हैं कि कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हो जो कि वर्कर्स के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, तब भी वर्कर उसको एक्सेप्ट करते हैं जॉब को लेने के लिए।